जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में आपको पता है कि मैं पुर्तगाल आया हुआ था और एक दो मैंने व्लॉग्स किए, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई पुर्तगाल में क्या कुछ है, कैसे जा सकते हैं। कुछ दोस्त वीजे के बारे में पूछ रहे थे और आप सबकी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत मिल गई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो पुर्तगाल में ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे मैं पूछूंगा और इनका नाम है जनाब नुमान साहब। नुमान साहब, थैंक यू सो मच जी। पहले तो आपने हमें अपने घर में बुलाया और टाइम भी दिया। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप पुर्तगाल के हवाले से बताएं, इसलिए कि आप खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बरतानिया में रहते थे और आपने मुझे बताया कि कुछ पैसा तो मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ मैं वहां करने के बजाय पुर्तगाल में कर दिया, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पुर्तगाल के बारे में कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और सारे यूरोप, स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट यूरोप से ये ट्रेंड है कि लोग पुर्तगाल आते हैं। और मैं एक्चुअली खुद अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया था और जब यहाँ पे आके तो मैंने अपॉर्चुनिटीज देखी तो मैं फिर यहीं का हो गया। अच्छा, मतलब आपने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की, इसलिए कि आजकल जो भी ओवरसीज मुझे पाकिस्तानी मिलता है मैं पहला उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, यार अपने मुल्क में भी कोई डॉलर लगाओ। तो इनसे भी मैंने पहली चीज यही पूछी, तो इन्होंने कहा मैंने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की है। तो वहां की इन्वेस्टमेंट करने में और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में, और इसलिए कि आपका पुर्तगाल से ताल्लुक तो नहीं, आपका बरतानिया से ताल्लुक है, तो कोई फर्क आपको महसूस हुआ? जी, यहाँ एक सिस्टम है और हर चीज एक सिस्टम के मुताबिक हो जाती है। अगर आपने कोई काम करवाना है, आपको पता है ये काम है और आप कह सकते हैं कि इस पे 2 दिन लगेंगे और 2 दिन में वो हो जाता है। पाकिस्तान में हमने 7-8 साल पहले एक जमीन खरीदी फतेहजंग के करीब और इस चीज को 8 साल हो गए, अभी तक हमें उसका रास्ता नहीं मिला। और हम उस वक्त पैसे लेके गए जब पाउंड जो है वो 125 के करीब था। अगर हम वो अपने पैसे वापस लाए तो 325 रुपए का पाउंड है। तो 7-8 साल में बजाय हम कुछ बनाते, हम जो लेके गए थे वही आधे से कम रहे। ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी और वहां पे जो रेड टेप है उससे काफी मसाइल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है क्या, जिस तरह आपने कहा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यूरोप के दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, तो पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं? जी, यहाँ की इमिग्रेशन जो है इसको इमिग्रेशन का हब कहते हैं। तो पूरे यूरोप में अगर किसी को भी इमिग्रेशन का मसला हो तो सीधा पुर्तगाल आता है। यहाँ बहुत आसानी है, अगर कोई शख्स एज टूरिस्ट आए और यहाँ आके उसे नौकरी मिल जाए तो उसका वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी मुल्कों में ये है कि अपने मुल्क में वापस जाओ और वहाँ से जाके अप्लाई करो। यहाँ की आबादी बहुत कम है, मेरा ख्याल है कि शायद पूरे लाहौर की आबादी से पुर्तगाल की आबादी बराबर या कम होगी। तो जगह इनके पास है, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है और ये है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ के मौसम की वजह से। तो इस वजह से भी लोगों का ट्रेंड है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है और इमिग्रेशन के आसान रूल्स हैं। इन्होंने कुछ साल पहले एक स्कीम चलाई थी जिसको कहते हैं गोल्डन वीजा। अच्छा, ये जो गोल्डन वीजा जिसमें वो कोई लोग, इसलिए कि मैं ये इसलिए बीच में बोल रहा हूँ कि जब मैंने पुर्तगाल का व्लॉग बनाया इतने दोस्तों ने नीचे कमेंट किया कि जनाब वो पुर्तगाल में किस तरह हम जा सकते हैं, उधर कोई गोल्डन वीजा होता है, और मुझे तो उसका नहीं पता था। अब लकीली नुमान साहब को सारी चीज पता है। तो ये क्या चक्कर है कि ये क्या होता है, क्या इन्वेस्टमेंट? गोल्डन वीजा इनका एक इन्वेस्टमेंट वीजा है जो ओरिजिनली इस तरह स्टार्ट हुआ था कि कोई ओवरसीज यहाँ पे अगर 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको ये गोल्डन वीजा दे देते हैं। गोल्डन वीजा और दूसरा जो परमानेंट रेजिडेंसी, उसमें फर्क ये है कि जब आप गोल्डन वीजा ले लें तो आप अपने मुल्क में रह सकते हैं या रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले साल में आपने 14 दिन और उसके बाद अगले 4 साल में 7 दिन मिनिमम रहना है। तो अगर आप ये रेजिडेंसी, मतलब अगर कोई पाकिस्तान का एप्लीकेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बाद वो पाकिस्तान में रह के 5 साल के बाद नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा, जिस तरह दीगर ममालिक में होता है कि अमेरिका या कनाडा में आपको इतने दिन उधर गुजारने पड़ते हैं, वो 6 महीने और 1 दिन बाकी सारी दुनिया में रिक्वायर। तो यहाँ पे अच्छा, पर ये है ना कि ये इन्वेस्टमेंट होती कितने की है? इन्वेस्टमेंट ऐसे है जी कि शुरू में तो इनका बड़ा आसान था कि आप 5 लाख की प्रॉपर्टी ले लें और अगर प्रॉपर्टी की जो एज है वो 30 साल से कम है तो फिर उसमें था कि 3.5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी हो तो आपको ये गोल्डन वीजा दे देते थे। ठीक है। अब उन्होंने पिछले 1.5 साल पहले उन्होंने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की
और अमेंडमेंट ये थी कि अब जो बड़े इनके शहर हैं जिस तरह लिस्बन है या फारो है, उसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अच्छा, उसमें आप सिर्फ टूरिस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो टूरिस्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी होटल में हो या प्रॉपर्टी के पास लाइसेंस हो टूरिज्म का, जिसके नतीजे में इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिले। तो वरना जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सिर्फ जो इनके लो डेंसिटी एरियाज हैं उनमें रह सकते हैं, कि जिसमें इनके जो गांव वगैरह है। ओके। और उसमें अब ये हो रहा है कि बड़े शहरों में के अलावा जो लो डेंसिटी है उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख से कम है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे जैसे ही ये स्कीम हुई तो प्रॉपर्टी की कीमत लोगों ने मसनूई तौर पे 300% बढ़ा दी है। ओके। तो अक्सर लोग जो इस वक्त टूरिस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि हम 3 लाख यूरो की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो सकता है 70-80 हजार यूरो, और बेची उनको इतने की जा रही है, जिससे उनका वीजा तो लग जाएगा। हाँ। लेकिन जब 5 साल के बाद इसको वो बेचने जाएंगे तो मिलेगा उनको 60-70 हजार। ठीक। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा इसमें केयरफुल रहना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी किससे ले रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे लोग गारंटी दे देते हैं जी बाईबैक गारंटी है, लेकिन उस गारंटी की एक सिर्फ कागजी हैसियत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो ना ले तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो गोल्डन वीजा है, ऑब्वियसली जो मेरे जैसा बंदा है, गरीब आदमी जिसको आम वीजा लग रहा है, उसके ऊपर अगर वो गोल्डन पेंट कर दे तो वो गोल्डन वीजा नहीं बनता। अच्छा, दूसरी चीज एक और जो है कि कुछ आपने मुझे ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड भी लोग खरीदते हैं और बाग वगैरह लगाते हैं। वो उसमें हमने उसको प्रमोट किया है कि एक्चुअली अगर आप 5 लाख की एक प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं और वो सही उसकी वैल्यू भी 5 लाख है, तो उस पर जो रिटर्न होगी आपकी साल की वो ज्यादा से ज्यादा 3.5% होगी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारी जमीन है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। तो उसमें एक तो ये है कि यूरोपियन ग्रांट्स हैं, अगर आप जमीन ओन करें तो यूरोपियन यूनियन आपको ग्रांट देती है इसको कल्टीवेट करने की। ठीक है। और यहाँ की जो सबसे मशहूर जो प्रोडक्ट है वो सिट्रस, ऑरेंज। ठीक है। ऑरेंज की इनकी साल में 4 डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। तो उसमें जब आपका बाग मसलन 1 हेक्टर के हिसाब से यहाँ जमीन बिकती है, तो हेक्टर अगर आपको बहुत अच्छी जगह में फर्टाइल ले तो 20-25 हजार यूरो का हेक्टर मिल जाता है। और 3-4 साल के बाद वही हेक्टर आपको जितने का आपने लिया सालाना इनकम शुरू कर देता है। अच्छा, ये उतने देर में वो मतलब दरख्त बड़े हो जाते हैं, 3-4 बड़े हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे वो पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने सिर्फ जमीन को ओन करना है और एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। वही आएंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे, इरिगेशन साल में वो तैयार होगी, वही फ्रूट लेंगे, वही बेचेंगे, साल के एंड पे जाके आपको वो चेक दे देंगे। बीच में अपना कमीशन वो रख लेंगे। अपना कमीशन वो रख लेंगे। जी। फिर अच्छा, ये जो है इसमें मैं जिस आपने भी जिक्र किया कि जो लो डेंसिटी वाले एरियाज हैं, गांव है, मेरा भी गांव वगैरह में चक्कर लगा तो वहां पे अक्सर घरों में मुझे बुजुर्ग ज्यादा नजर आए, इतनी जो है वो नौजवान नजर नहीं आए। तो एक ये वजह भी है कि इस वजह से भी ये इनकरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे आबादी की कमी है, जगह खुली है, ताकि वर्कफोर्स भी हो। शायद हो सके, लेकिन ये अपने मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं। असल तो इनको ये था कि रेवेन्यू आए, और इन्होंने बिलियंस ऑफ यूरोज जो है ये गोल्डन वीजा स्कीम के तहत इकट्ठे कर लिए हैं। इस साल इनका ख्याल था कि इसको जून से बंद कर दिया जाए। तो पार्लियामेंट ने, लेकिन यूरोपियन यूनियन का दबाव था कि आप बंद करें, आप हर एक को इमिग्रेशन दे रहे हैं। तो इस साल लेकिन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो गोल्डन वीजा स्कीम तो चलती रहेगी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो उसकी 5 लाख से डबल करके उसको 1 मिलियन कर दें। अच्छा। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहां पे बहुत सारे लोग, मैंने खुद देखा है कि जी पुर्तगाल की बात होती है कि पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बगैर किसी का नाम लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो अगर कोई पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो वीजे के लिए, 2-3 टिप्स जो हैं आप उसको क्या देंगे कि किस चीज का ख्याल रखा जाए? जी, पहली चीज तो ये है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप किससे ले रहे हैं, और उसकी जब आपके सामने वैल्यूएशन आए तो आप देखेंगे इर्द गिर्द उस इलाके में 2-4 घर छोड़ के या उस इलाके में वैल्यूएशन क्या है। मेरे देखने में आया कि बाज़ लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टियां ली हैं, 60-70 हजार यूरो का वो एक यूनिट ले लिया, उन्होंने एक बिल्डिंग ली है जिसमें 10 यूनिट हैं, और उसको वो गोल्डन वीजा वालों को 3-3 लाख का बेच रहे हैं। तो एक तो यह है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन उसको कैरी आउट करें और इर्द गिर्द देखें कि वहां पे क्या है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरा यही है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन होती है,
जो एग्रीकल्चर लैंड है इसमें प्रॉब्लम कि आपकी जो है इनकम बढ़ती जाती है जिस तरह आपका जो दरख्त है वो ग्रो करते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। वो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, डॉलर्स की कमी है, और ये अक्सर जगहों पे ये बात भी होती है, और आप भी मुझे मिले हैं तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ लूं कि उस दिन भी मैं कहीं पे जिक्र कर रहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए कि नुमान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैं हर 2 मिनट के बाद इनसे पुर्तगाल की कुछ पूछता हूँ, ये आगे से मुझे पाकिस्तान का कुछ शुरू कर देते हैं, यार उधर ये बड़ी परेशानी है वो बड़ी। मैंने कहा आप तो आसूदा आदमी है, आप क्यों परेशान है? उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं मुझे सुकून नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। कल किसी की भी हुकूमत हो, मियाँ साहब की हो, किसी की भी हो, कोई ऐसी जेन्युइन स्कीम आए कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भेजें, मुल्क को इस मुश्किल से निकालें, तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और जहां जहां हमारा इन्फ्लुएंस है उनको भी कहेंगे कि करें, लेकिन कोई जेन्युइन काम हो। और सिक्योरिटी, असल चीज सिक्योरिटी है। कम से कम ये है कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज लेके गया है तो कम से कम उतना वापस ला सके जब उसको वापस लाने की जरूरत हो। वो इधर आपने काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, पर आपको ये कोई खदशा या डर नहीं है कि यार कोई मुझे सिक्योरिटी का इश्यू होगा, कोई कब्जा कर लेगा? वहां पे इन्होंने मुझे बहुत सारी मिसालें भी बताई, अपने दोस्तों के हवाले से बताया कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसके लिए ना हमें IMF की जरूरत है ना अमेरिका की जरूरत है, हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाए, अपनी हुकूमत ठीक हो जाए तो बहुत सारी आसानियां हो सकती हैं। नुमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी। अगर मुझसे किसी ने और कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैं नुमान साहब से लेके जो है उनके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। जी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वो जो दोस्त बार बार नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जी हमें ये बताएं वो बताएं, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच।